हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज मनीष सिंह। आज से मैं 11th का मैथमेटिक्स स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने 12th का एक चैप्टर मैंने फिनिश किया है। ओके, अभी आप लोग फ्रेश होके 11th स्टैंडर्ड में आए हो। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आप लोग को मैथमेटिक्स के बारे में बताना चाहूँगा। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने 10th और 9th 10th में आपने सिर्फ अलजेब्रा ज्योमेट्री ही स्टडी किया होगा। ठीक है, ओके, आपने कुछ बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर किए होंगे। कुछ चैप्टर्स जो 9th 10th में वो आपको 11th 12th में मिलने वाले, आप देख सकते हो स्क्रीन बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी 11th 12th में कैसा होगा ना स्टूडेंट्स, आपको मैथमेटिक्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, हमने क्या किया 11th 12th में, आपको 11th और 12th दोनों को एक साथ स्टडी करना होगा। कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे चैप्टर्स जो 11th में रहेगा और एज वेल एज आपको 12th में भी स्टडी करना है। 11th में कुछ बेसिक रहेंगे, उसके एप्लीकेशंस आपको 12th में सिखाया जाएगा। ओके, तो इस बेसिस पे मैं आपको सबसे पहले मैथमेटिक्स को पहले अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैथ्स के टोटल 5 ब्रांच है, उसको 5 कैटेगरी में चेंजेस किया गया। वो कैटेगरी क्या है, 5 ब्रांचेज आप देख सकते हो। अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस एंड वेक्टर अलजेब्रा। स्टूडेंट्स, इसमें से 2 नाम जो आपके लिए नया नाम होगा, एक तो कैलकुलस हो गया और वेक्टर अलजेब्रा आप तक से आप लोगों ने सुना नहीं होगा। हाँ, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टडी किया होगा। 10th में एक चैप्टर भी था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सिंपल सा चैप्टर था। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी आप 9th 10th से स्टडी करते आ रहे हो। बेसिक आपको रेशो या तो 3 आइडेंटिटीज फॉर्मूले पता ही होगा, राइट है। अलजेब्रा जो आपका एक पार्ट हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब टोटल आपको सिर्फ मैथमेटिक्स पे फोकस करना है और टोटल इसके 5 ब्रांच पे फोकस करना है। 5 कैटेगरी पे आपको फोकस करना है। फर्स्ट वन क्या रहेगा, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस एंड वेक्टर अलजेब्रा। अभी 5 कैटेगरी 5 ब्रांच को हमने 11th और 12th में उसको इस्टेब्लिश किया है। कुछ टॉपिक्स आपको 11th में भी स्टडी करना है, कुछ 12th में स्टडी करना है। तो यहाँ पे मैंने कुछ चैप्टर्स के नाम लिखे हुए जो आपको 11th और 12th स्टूडेंट 11th एंड 12th दोनों में आपको स्टडी करना है। आज ये 11th का फर्स्ट लेक्चर है। मैं 11th के बेसिक से लेकर हाई लेवल तक जाने वाला हूँ। बेसिक से स्टार्ट करूँ 11th की 12th तक के सभी लेक्चर में अपलोड करने वाला हूँ। हर रोज़ मेरे लेक्चर एक लेक्चर रोज़ आने वाले। ठीक है, आप सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन रोज़ मिलता रहे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो अलजेब्रा, ओके, अगर हम अलजेब्रा की बातें करें तो अलजेब्रा में आपको ये सभी चैप्टर्स स्टडी करने हैं। सेट, रिलेशन एंड फंक्शंस, लॉगरिथमिक, कॉम्प्लेक्स नंबर, सीक्वेंस एंड सीरीज। ऑलरेडी आप लोगों ने सीक्वेंस एंड सीरीज 10th में स्टडी किया था। सिंपल सा एपी आपने स्टडी किया होगा, लेकिन इसमें एपी, जीपी, एचपी, समेशन, ये 4 टॉपिक्स मिलेंगे आपको। आपने एपी स्टडी किया हुआ है। ठीक है, पीएनसी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। मैथमेटिकल इंडक्शंस, डिटर्मिनेंट, मैट्रिसेस, प्रोबेबिलिटी भी आप लोगों ने 9th 10th में स्टडी किया हुआ है। 10th में एक चैप्टर था प्रोबेबिलिटी करके आपका, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। अभी इसमें जो आप देख रहे हो अलजेब्रा, ये सिर्फ आपको 11th में स्टडी नहीं करना है, डरने की बात नहीं है। मैं इसको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और सभी के जितने भी आप चैप्टर देख रहे हो ना, ये सभी चैप्टर में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, सभी चैप्टर में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप बस मेरे साथ जुड़ जाइए। ओके, तो सेट एंड रिलेशन ये आपको 11th में स्टडी करना है, लॉगरिथमिक 11th में स्टडी करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर, सीक्वेंस एंड सीरीज, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशंस, मैथमेटिकल इंडक्शन, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस, ये भी आपको 11th में स्टडी करना है। ओके, मैट्रिसेस आपको 12th में स्टडी करना है और 11th में भी कुछ दिया गया आपको। ये 11th एंड 12th दोनों में आपको स्टडी करना है। प्रोबेबिलिटी भी आपको 11th में भी रहेगा एंड 12th में भी रहेगा। सिंपल सा 11th में रहेगा, 12th में इसके एप्लीकेशंस आ जाएंगे। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये चैप्टर आपके 12th में चले जाएंगे। तो 11th में बेसिकली अलजेब्रा ऑलमोस्ट 75% आपको कवर करना है। सेट, रिलेशन, फंक्शन, लॉगरिथमिक, कॉम्प्लेक्स नंबर, सीक्वेंस एंड सीरीज, पीएनसी, मैथमेटिकल इंडक्शंस, डिटर्मिनेंट आपको 11th में पूरा स्टडी करना है। मैट्रिसेस 11th 12th, प्रोबेबिलिटी 11th 12th, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 12th में स्टडी करना है। ओके, तो ये तो बात हो गई अलजेब्रा की। अब बातें करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, जिससे बच्चे बहुत भागते हैं, पर मेक श्योर कि ट्रिग्नोमेट्रिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आपके ब्रांच, मेन ब्रांच में से एक ब्रांच आपका ट्रिग्नोमेट्रिक है और दूसरा आपका कैलकुलस है। ओके, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक में बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक स्टडी करेंगे, जो आप लोग ने 9th 10th में स्टडी किया तो उसे हम रिविजन कर लेंगे। फिर यहाँ पे फेज 1 फेज 2 आपको स्टडी करना है। तो ये जो देख रहे हो ना आप, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फेज 1 फेज 2, ये आपको 11th में स्टडी करना है। और ये जो टॉपिक आप जो देख रहे हो, प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये स्टूडेंट्स आपको
ट्वेल्थ में स्टडी करना और ये आपको 11th में स्टडी करना है। ओके, तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक। अब बातें करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फुल कंसेप्ट आपको 11th में स्टडी करना है। अब न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ टॉपिक दिया गया है 12th स्टैंडर्ड में भी। लोकस, स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला, जिसमें से लोकस आप 11th में स्टडी कर लोगे, स्ट्रेट लाइन भी आपका 11th में हो जाएगा। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन 12th में स्टडी करना है, लेकिन अगर आपको स्ट्रेट लाइन समझ में आ रहा है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी हम 11th में कवर कर सकते हैं, बहुत ही छोटा सा टॉपिक्स रहेगा। सर्कल भी आपको 11th में पढ़ना है, कुछ टॉपिक्स 12th में चले जाएंगे। पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला ऑलमोस्ट 75% आपको 11th में स्टडी करना है। कुछ जो टॉपिक बचेंगे वो आपके 12th में इस साल से इंक्लूड किया गया है, नहीं तो पहले सिर्फ और सिर्फ 11th में हुआ करता था। अब सबसे मेन ब्रांच कैलकुलस, जिसको अप्लाइड मैथमेटिक्स बोलते हैं, जो इंजीनियरिंग के बच्चे यूज़ करते हैं। ये सबसे बेसिक कंसेप्ट है कैलकुलस, जो आप फिजिक्स में आप हमेशा यूज़ करने वाले हो। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आप देख रहे हो ना, फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन सबसे मेन ब्रांच है। अगर आपको फंक्शन समझ में आएगा तब आप सभी के सभी चैप्टर आप इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, तो मेन फंक्शन चैप्टर कौन सा रहेगा कैलकुलस के लिए? फंक्शंस। लिमिट एंड कंटिन्यूटी, ये भी आपको 11th में स्टडी करना है, ये भी आपको 11th में स्टडी करना है। डिफरेंशिएशन भी 11th में रहेगा, लेकिन वो ऑलमोस्ट 20% ही रहेगा। बाकी मेन आपको 12th में स्टडी करना है। और यहाँ से आप जो चैप्टर देख रहे हो ना, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, डेफिनाइट इंटीग्रल, एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये सभी आपको 12th स्टैंडर्ड में स्टडी करना है। और डिफरेंशिएशन 11th में भी स्टडी करना है और 12th में भी स्टडी करना है। 20% 11th में रहेगा और 80% 12th में रहेगा। ओके, अब लास्ट में क्या बचता है? वेक्टर अलजेब्रा, जिसको बोलते हैं 3 डायमेंशन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या स्टडी करेंगे? ओनली 2 डायमेंशन। ओके, और वेक्टर अलजेब्रा में स्टडी करेंगे हम लोग 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रहेगा वेक्टर। ये भी अच्छे से कंसेप्ट है, जिसको आप फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज़ करोगे। मैकेनिकल जब आप पढ़ोगे फिजिक्स के, तो उसमें भी वेक्टर्स हम यूज़ करते हैं। ओके, वेक्टर्स के सारी प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं, इसके लिए ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंस है फिजिक्स के पर्पस के लिए भी, राइट। तो वेक्टर्स हो गया 3D मतलब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, लाइन्स एंड प्लेन्स। ठीक है, लाइन्स एंड प्लेन्स यहाँ पे 3 डायमेंशन में होगा। एक्चुअली प्लेन 2 डायमेंशन में होता है, लेकिन हम उस पर एक डालते हैं नॉर्मल परपेंडिकुलर, तो बन जाता है 3 डायमेंशन। तो ये सभी 3 डायमेंशन ज्योमेट्री रहेंगे और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आपका 2 डायमेंशनल्स। ओके, तो ये था टोटल आपके मैथमेटिक्स, जो कुछ चैप्टर्स 11th में है, कुछ चैप्टर्स आपके 12th में है। मिलके आपको पूरा अच्छे से होल एंड सोल पूरा अच्छे से प्रिपरेशन करना है। इसमें से अगर आप बोलोगे सर 11th है 12th में पढ़ लेंगे, 12th में 11th पढ़ लेंगे, तो नहीं, 11th से लेके 12th तक जाना होगा। बेसिक से बेसिक कंसेप्ट को फॉलो करके ही आप 12th पढ़ सकते हो। आपने एक चैप्टर अगर मिस कर दोगे तो उसके कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा। इसके लिए हमें स्टार्टिंग से लेके पूरे एंड तक जो भी चैप्टर लिखे हुए सब आपको स्टडी करना है। सीबीएसई बोर्ड में भी सेम यही टॉपिक्स है, स्टेट बोर्ड में भी सेम यही टॉपिक्स है। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका मैथमेटिक्स का छोटा सा एक्सप्लेनेशन, जो मैंने आपको दे दिया, क्योंकि आप नए नए स्टूडेंट्स हो, आपको पता नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक। सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक इसलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि जैसे आप ट्रिग्नोमेट्रिक स्टडी करोगे तो एक कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, बेसिक तब हम सभी के एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले। अलजेब्रा का लॉगरिथमिक स्टार्ट करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए 2 to 3 मंथ का टाइम लगेगा। पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक अलजेब्रा पे जाएंगे। कैलकुलस अभी स्टार्ट होने वाला नहीं है, वेक्टर आपको सिर्फ 12th में स्टडी करना है। ये सभी चैप्टर 12th वेक्टर आपको 12th में स्टडी करना है। तो वेक्टर अलजेब्रा को साइड में कर देते हैं, कैलकुलस को भी फिलहाल हम साइड में कर देते हैं। इसके लिए भी आपको 4 to 5 मंथ का टाइम लगेगा। फिलहाल हमें फोकस करना है ट्रिग्नोमेट्रिक और अलजेब्रा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे स्टूडेंट्स, राइट। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक। ओके, लेकिन बेसिक ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक फॉर्मूलेस, बेसिक सिंबल आपको बताऊंगा, जो शायद आप लोगों ने 9th 10th में स्टडी किया होगा या फिर आप भूल चुके होंगे, जो आपको यूज़ करना है 11th में। हम पहले वहाँ से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक। ओके स्टूडेंट, अभी हम देखेंगे लिस्ट ऑफ सिंबल। लिस्ट ऑफ सिंबल।
ओके, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको क्योंकि हम कुछ बेसिक मैथमेटिक्स में हम सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्या रहेगा, जैसे आपको ऑलरेडी मालूम होगा, एन को क्या बोलोगे आप, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, राइट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया। डब्ल्यू क्या रहेगा स्टूडेंट, सेट ऑफ होल नंबर रहेगा, ठीक है। आई क्या हो जाएगा, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर हो गया, राइट है। अब इंटीजर में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर एंड निगेटिव इंटीजर, ठीक है। उसके बाद से स्टूडेंट क्या रहेगा, सेट्स ऑफ रैशनल नंबर, ओके। फिर क्यू सी मीन्स व्हाट, कॉम्प्लीमेंट, मतलब क्यू सी कॉम्प्लीमेंट हो गया, इसे हम क्या बोलेंगे, सेट्स ऑफ इरैशनल नंबर, राइट। आर को क्या बोलेंगे हम, सेट्स ऑफ रियल नंबर, राइट है। तो ये बेसिक हमें ऑलरेडी बताया गया है, फिर भी मैं एक बार बता रहा हूँ कि एन से क्या होगा नेचुरल नंबर, डब्ल्यू से क्या डिनोट होल नंबर, आई इंटीजर, क्यू रैशनल नंबर, क्यू कॉम्प्लीमेंट इरैशनल नंबर, आर से क्या हो जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर, ओके स्टूडेंट। उसके बाद से क्या होगा, ए, आप इसे जानते हो राइट ना, इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन, तो क्या हो जाएगा, सेट ए इंटरसेक्शन ऑफ सेट बी, राइट ना, सेट ए इंटरसेक्शन सेट बी, सेट ए इंटरसेक्शन सेट बी, और इसे क्या बोलेंगे, ए यूनियन बी, सेट ए यूनियन सेट बी, ओके। ये बेसिक सिंपल है जो हमें पता होना चाहिए, राइट, ये हो गया। उसके बाद स्टूडेंट क्या होगा, इसे आप लोग जानते हो, इसे क्या बोलते हैं, लेस देन, राइट ना, इसे बोलेंगे लेस देन। ये क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल लेस देन, मतलब लेस देन नहीं है, नॉट लेस देन, ये क्या हो गया, लेस देन। इसे हम क्या बोलेंगे, नॉट लेस देन कोई भी एक नंबर होगा, जिस बोलते हैं ना कि अगर हमें किसी नंबर के बीच का रिलेशन दिखाना हो तो हम ये सिंबल यूज करते हैं, लेस देन, मोर देन, राइट। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे आप बोलोगे मोर देन, ये क्या हो जाएगा, नॉट मोर देन, नॉट मोर देन, ठीक है। ऐसे छोटे बच्चे जब हम बचपन में तो हमें क्या सिखाते हैं, जिसकी ओर मुंह ओपन रहेगा उससे हम बोलेंगे बिगर नंबर, जहाँ पे मुंह क्लोज रहेगा उससे बोलेंगे स्मॉलर नंबर। तो सेम कंसेप्ट आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो, ठीक है, ओके। इसको हम क्या बोलेंगे, लेस देन इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू, राइट स्टूडेंट्स। इसे हम क्या बोलेंगे, मोर देन एंड इक्वल टू, ठीक है ना। लेस देन नॉट लेस देन, मोर देन नॉट मोर देन, लेस देन इज इक्वल टू, मोर देन इक्वल टू, ये हो गया। ये आप जानते हो इसे क्या बोलते हैं, इक्वल, इसे हम क्या बोलेंगे, इक्वल बोलेंगे, राइट है। इसे या तो फिर इस सिंबल को आप क्या बोलोगे, अप्रोक्सीमेशन, इसे हम क्या बोलेंगे, अप्रोक्सीमेशन, तो मतलब ये अप्रोक्सीमेट है, इक्वल है, ठीक है, ये हो गया। और ये बहुत सारे सिंबल है, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, इसे आप बोलोगे परपेंडिकुलर, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर हो गया, ओके। इसे आप लोग क्या बोलोगे, टू लाइन रहेगा, इसे हम क्या बोलेंगे, पैरेलल, इसे क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन, राइट, इसे हम क्या बोलते हैं, पैरेलल हो गया, जो आप लोगों ने यूज़ किया हुआ है, ओके। इसके बाद एफ ऑफ एक्स, इसे बोलोगे आप फंक्शन, ये क्या हो गया, फंक्शन का सिंबल हो गया। फंक्शन को हम ऐसे भी लिखते हैं, ए फ्रॉम बी, इसको ऐसे भी लिखते हैं, एफ फ्रॉम ए टेंस टू बी, एफ फ्रॉम ए टेंस टू बी, इसे भी क्या बोलेंगे हम, फंक्शन। जब फंक्शन चैप्टर स्टार्ट होगा तो आपको समझ में आएगा, ये सिर्फ सिंबल है, ठीक है, एफ फ्रॉम ए टेंस टू बी, राइट। इसके बाद से और भी कुछ सिंबल रहेंगे, और क्या सिंबल है, से ए बी को क्या बोलोगे स्टूडेंट्स, इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन ए बी, राइट। तो ये बेसिकली कुछ सिंबल है जो हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे सिंबल है, बाद में देखेंगे, जैसे इसमें हो गया देयरफॉर हो गया, राइट, ये सिंबल भी आपको पता होना चाहिए,
राइट ना, ओके। तो ये क्या होगा, आंसर क्या होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरैशनल, रियल नंबर, ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन बी हो गया, लेस देन, नॉट लेस देन, मोर देन, नॉट मोर देन, लेस देन इक्वल टू, मोर देन इक्वल टू, इक्वल हो गया, कॉन्करेंट का अप्रोक्सीमेशन सिंबल हो गया, परपेंडिकुलर, पैरेलल, ये सभी सिंबल हम यूज करेंगे स्टूडेंट, राइट। उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों ने इंडाइसिस आपने स्टडी किया होगा, इंडाइसिस आपने स्टडी किया होगा। इसमें क्या थे, सबसे पहले ए रेस टू एम मल्टीप्लाई ए रेस टू एन, क्या लिखते हो आप, ए रेस टू एम प्लस एन। एक्चुअली क्या इसमें बता रहा हूँ कि जब मैं क्वेश्चन करवाऊँ उस टाइम पे ये सब कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे, तो कोई स्टूडेंट ऐसा होता है सर हमें नहीं समझा, इसके लिए मैं पहले ही आपको सभी बेसिक जो भी चीज़ें हम यूज़ करेंगे मैथमेटिक्स में वो सभी मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया ए रेस टू एम मल्टीप्लाई ए रेस टू क्या होता है, ए रेस टू एम प्लस एन हो गया। सेकेंड ए रेस टू एम डिवाइडिंग बाय ए रेस टू एन, तो इसे कैसे लिखोगे, ए रेस टू एम माइनस एन हो गया। थर्ड ए रेस टू एम डिवाइडिंग बाय ए रेस टू, इसे कैसे लिखेंगे हम, ए रेस टू एम माइनस एन, ऊपर जाएगा, ठीक है। फोर्थ वन ए बाय बी रेस टू एम, अगर ऐसा होता है हम क्या लिखेंगे, ए रेस टू एम डिवाइडिंग बाय बी रेस टू एम। फिफ्थ वन ये हो गया आपका। उसके बाद से ए रेस टू जीरो इज इक्वल टू, मालूम आपको क्या होगा, ए रेस टू जीरो इज इक्वल टू वन फॉर ऑल ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए इज मोर देन वन होना चाहिए, ठीक है ना। ये भी आपको पता होना चाहिए, रेस टू जीरो इज इक्वल टू वन होता है फॉर ऑल ए इज मोर देन जीरो एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए इज मोर देन वन, ठीक है, ओके। उसके बाद से क्या होगा स्टूडेंट, सिक्स वन ए रेस टू एम, रेस टू अगर एन होता है तो हम क्या लिखेंगे इसको, ए रेस टू एम मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर नहीं करना है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ए रेस टू क्या हो जाएगा, ए रेस टू एम इंटू एन हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट वन क्या रहेगा, ए रेस टू माइनस एम को क्या लिखोगे आप, वन अपॉन ए रेस टू एम, या फिर वन अपॉन ए रेस टू माइनस एम को क्या लिखोगे आप, ए रेस टू प्लस एम हो गया, राइट। एट वन जीरो रेस टू जीरो एंड वन रेस टू जीरो, इसको हम क्या बोलते हैं, आर नॉट डिफाइंड, या इसे बोल सकते हो अनडिफाइंड, इसे क्या बोल सकते हो, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, ओके स्टूडेंट्स। तो ये थे आपके कुछ, एक्चुअली क्या था आपका इंडाइसेस था, राइट। तो इंडाइसेस में आपको ये सभी चीज़ें मालूम होना चाहिए, आप हमेशा इसे यूज़ करने वाले हो स्टूडेंट्स, इसे आप हमेशा यूज़ करोगे। और ये चीज़ें और ये जीरो रेस टू जीरो एंड वन रेस टू जीरो क्या होता है, नॉट डिफाइंड, ओके। तो स्टूडेंट आज के लिए सिर्फ इतना ही, और भी कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो हम जब लेक्चर स्टार्ट करेंगे उसमें जो भी हमें यूज़ करेंगे बेसिक कंसेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू सो मच। अगर आपको सभी नोटिफिकेशन चाहिए मेरे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ओके। आपको पसंद है इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर 11th and 12th स्टैंडर्ड।